नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई लेक्चर सीरीज के साथ। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस लेक्चर सीरीज में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद हमने फर्मेट प्रिंसिपल की हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और स्नेल्स लॉ को पूरी तरह से प्रूफ किया। अब इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा लेक्चर है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, और यहाँ पर भी हम हेल्प लेंगे किसकी? फर्मेट प्रिंसिपल की। इसलिए मैंने टॉपिक का नाम लिखा है फर्मेट प्रिंसिपल टू रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो फटाफट से कॉल पेन निकालो और मेरे साथ जुड़ो और आगे सीखो। देखो क्या होता है भाई, समझना जरा बात को। हम मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, या फिर ऐसे आप पहले हिंट डाल लीजिए कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो हमारी हेडिंग क्या है भाई, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है और ध्यान से इस पूरे डिस्कशन को समझना। वैसे आपने रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस क्लास 12th में डिस्कस किया था, लेकिन किस लॉ के हेल्प से? स्नेल्स लॉ के हेल्प से। लेकिन आज हम स्नेल्स लॉ पर नहीं जाएंगे, हम फर्मेट प्रिंसिपल की हेल्प से जो लास्ट में फॉर्मूला निकल के आता है ना, n1/v माइनस n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, उसी फॉर्मूले को आज हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, हम किसकी हेल्प लेंगे? फर्मेट प्रिंसिपल की हेल्प लेंगे। तो मैं मान ले रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस है। तो इस तरह से मेरे पास क्या है भाई, एक स्फेरिकल सरफेस है और ऐसे मैंने इस मीडियम को आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर दो मीडियम हो गए, एक मीडियम इसके अंदर है, एक मीडियम इसके बाहर हो गया। मान लो ये जो मीडियम 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जो बाहर है, जिस मीडियम में ये स्फेरिकल सरफेस रखा हुआ है, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 है। ऐसा हमने बोल दिया। ये क्या हो जाएगा भाई, इसका पोल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूं जो कि पोल से होकर जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? इसका प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगी भाई, इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। तो इसको मैं कुछ इस तरह से दिखा दे रहा हूं। तो दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई ये अगर प्रिंसिपल एक्सेस है तो यहां कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा हमारे पास? इस तरह से C होगा। और अज्यूम कर लो यहां पर इसकी प्रिंसिपल एक्सेस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया। अब क्या होगा भाई, अब एक काम करो, रे डायग्राम ड्रॉ करो, या बोल सकते हैं इमेज फॉर्म करो। मैंने मान लिया इस पॉइंट O से एक लाइट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। लेट अस से दिस पॉइंट इज A। यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, एक रे है, हमने ऐसा अज्यूम किया। और ये जो रे है इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है। और लेट अस से दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको ABCD आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने इसको नाम दे दिया क्या? पॉइंट A। ये लाइट रे इस स्फेरिकल सरफेस पर इस पॉइंट A पर इंसिडेंट हुई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट O से इस A पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी कुछ इस तरह से। मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं। मैंने क्या किया, पॉइंट O से इस तरह से इस पॉइंट A पर एक लाइन ड्रॉ करी। लेट अस से दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहां तक बात समझ में आती है हमको। अब क्या होगा भाई, लाइट ऐसे जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बिकॉज ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। हम मान के चले कि भाई जिस मीडियम में ये स्फेरिकल सरफेस रखी हुई है, वो मीडियम इस मीडियम के कंपेयर में क्या है, रेयर मीडियम है। इसका मतलब जो μ2 है हमारा, इट इज ग्रेटर देन μ1 है। ये डेंसर हो गया तो ये रेयर हो गया। अगर लाइट इस तरह से आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है, ये ऐसे जा रही थी, नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड हो जाएगी। तो अब मुझे लाइट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। देखो भाई, लाइट रे विल लुक लाइक दिस। तो लाइट रे होगी जो हमारी, वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। और हमारी जो फाइनल इमेज है वो कहीं यहाँ पर, इस पॉइंट को भी नाम दे दूंगा। मैंने बोल दिया ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये वाला, ये पॉइंट मेरा क्या है, I है। यहाँ पर लाइट पहुंच रही है भाई, इस I पर लाइट पहुंच रही है, ठीक है। देखो दोबारा समझो क्या किया मैंने। इस तरह की स्फेरिकल सरफेस लिया, मैंने बोला एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O यहाँ पर है, यहाँ से एक लाइट रे आई इस पॉइंट A पर इंसिडेंट हुई। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पॉइंट I पर उसने क्या बनाई, इमेज बनाई। यानी ये क्या है भाई, इसकी इमेज है। नाउ अब हमारा दिमाग में एक चीज आ रही है कि भाई क्या कोई ऐसा केस हो सकता है कि जो मेरे पास ये इमेज है, ये यहाँ न बनकर कहीं यहाँ बने, या यहाँ न बनकर कहीं यहाँ बने।
इसको थोड़ा और आसान भाषा में आपको बोलूं, क्या कोई ऐसा केस पॉसिबल है कि लाइट रे इस पॉइंट ए पर ना पहुंचे, इससे आगे जाए या इसके पीछे रहे? क्या ऐसा केस भी कोई हो सकता है कि भाई लाइट रे इस पॉइंट आई पर पहुंचे ही ना, वो इस पॉइंट आई से आगे पहुंचे? ठीक है, इंसिडेंट हो कहां पर, पॉइंट ए पर, लेकिन लाइट रे पॉइंट आई पर ना पहुंचे, इससे आगे पहुंचे, या फिर कहीं और पॉइंट पर इंसिडेंट हो, ए के अलावा कहीं और पॉइंट पर इंसिडेंट हो और लाइट रे इस पॉइंट आई पर ना पहुंचे, इसके आगे पहुंचे या पीछे पहुंचे। क्या ऐसा पॉसिबल है? मान लो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, मैं अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं यहां पर थोड़ा सा एक उल्टी चीज या एक गलत चीज अज्यूम करके चल रहा हूं कि भाई लाइट रे इस पॉइंट आई पर नहीं पहुंच रही है, वो कहां पहुंच रही है भाई, यहां कहीं पर पहुंच रही है। लेट अस से दिस पॉइंट इज आई डैश, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया भाई, आई डैश बोल दिया। लेट अस से दिस पॉइंट इज आई डैश, जो यहां पर ये पॉइंट आया, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, आई डैश बोल दिया। अगर लाइट यहां पर नहीं पहुंचेगी तो भाई आई डैश इक्वल टू आई हो जाएगा हमारी कैलकुलेशन करने के बाद। ये बात समझ में आ रही है आपको? मैंने जबरदस्ती माना है कि भाई लाइट कहां पहुंच रही है, आई डैश पर पहुंच रही है। एक्चुअल में लाइट का पाथ क्या है, ओ ए आई है, लेकिन मैंने क्या माना है कि जो लाइट का पाथ है वो ओ ए आई डैश है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, अब यहां पर कुछ मैं पैरामीटर डिसाइड कर लेता हूं। हमने बोल लिया ये हमारे पास क्या है, पोल है, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगी। मैंने बोला इस ओ से लेकर इस पोल तक के डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, x बोल दिया। वैसे ही इस पोल से लेकर ये जो आई डैश है यहां तक, इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया भाई, इसको मैंने y बोल दिया। ऐसे मैंने पोल से लेकर i तक की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया क्या, यहां पर y नॉट बोल दिया। और पोल से लेकर c तक की डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, स्मॉल r बोल दिया। ठीक है, पोल से लेकर c तक की डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, स्मॉल r बोल दिया। इतनी बात समझ में आती है? एक सिंपल सी यहाँ पर छोटी सी क्या है, हमने अजम्पशन लिया। ठीक है, कुछ पैरामीटर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आपके लिए डिफाइन कर दिया, x, y, y नॉट और r। ओके, अब आते हैं मेन कैलकुलेशन में। मुझे क्या करना है, ये ओ ए आई डैश, ये जो पाथ है इसके लिए मुझे ऑप्टिकल पाथ डिफाइन करना है। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, या मुझे क्या बताना पड़ेगा कि ऑप्टिकल पाथ क्या होगा। अगर एक बार ऑप्टिकल पाथ पता चल जाए तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, बहुत ही आसानी से उस ऑप्टिकल पाथ का एक्सट्रीमम निकाल सकता हूं। अब वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा वो बात की बात है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, ऑप्टिकल पाथ निकालना, तभी हम वहां पर फर्मेट प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो आओ भाई अब क्या निकालते हैं, हम ऑप्टिकल पाथ निकालते हैं। तो सबसे पहला काम है मेरा ओ ए निकालना। ओके, एक चीज और मैं यहाँ पर अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो मेरे पास ए सी है ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। देखो भाई यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल मेरे पास है ओ सी ए, ओ सी ए। इस ट्रायंगल को मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर अलग से बनाऊँ आपके लिए, तो ये मेरे पास क्या है, ओ है, और ये मेरे पास क्या है, सी है, और यहाँ मेरे पास ये क्या है भाई, ए पॉइंट है, साफ साफ दिख रहा है ऐसे, और ये मेरे पास क्या आ गया, ओ ए आ गया, और ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, मुझे ये निकालना है, ओ ए निकालना है। अब थोड़ा सा वेक्टर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। मान लो ये मेरे पास एक ओ सी वेक्टर है, मैंने क्या मान लिया कि ये मेरे पास एक यहाँ पर ओ सी वेक्टर है, और एक मेरे पास इस तरह से सी ए वेक्टर है। और ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रायंगल लॉ से दोनों को जोड़ रखा है, यानी अगर मैं OC और AC को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मेरे भाई, मुझे मिलेगा क्या, OA। साफ साफ दिख रहा है? देखो मैं इस डायग्राम से साफ साफ देख पा रहा हूं, अगर मैं OC वेक्टर को किस में जोड़ देता हूं, CA वेक्टर में जोड़ देता हूं, तो मुझे आंसर मिल रहा है क्या, OA वेक्टर। और फिर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, वो क्या निकल के आ जाएगा, O से लेकर A तक की ज्योमेट्रिकल पाथ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे फिर, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो यहाँ मुझे पैरेललोग्राम मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरह से पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, उससे कुछ होगा नहीं लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो अब मैं इन दोनों का ऐड करना है, यानी OC में मुझे AC को ऐड करना है, तो इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आऊँ। तो मैंने ये AC को यहाँ पर रख दिया, ये जो मेरे पास AC वेक्टर है इसको यहाँ रख दिया। देखो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और ऐसे पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इन दोनों को जोड़ के ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो अब यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है,
180 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से OA निकालूंगा तो दिस OA विल बी इक्वल टू फ्रॉम पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन वी ऑल नो दैट ये कितना आएगा, देखो OC का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा AC का स्क्वायर, सॉरी CA का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम, प्लस ट्वाइस ऑफ OC प्लस CA इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ऐसा कुछ आया नहीं आया? आंसर है हाँ जी आया। अगर ऐसा आया, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत हम कॉस 180 माइनस थीटा लगा देंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ, ये आ गया मेरे पास कितना OC का स्क्वायर और फिर प्लस कितना आ गया ये CA का स्क्वायर एंड देन वी हैव, ये माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा OC इंटू CA इंटू कितना आ गया कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। अगर मैं ये मान के चलूँ, देखो क्या मान के चल रहा हूँ मैं, जरा समझना मेरी बात को, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। मेरा ये अजम्पशन है कि जो यहाँ मैंने एंगल ले रखा है थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर मैं ये बोलूँ इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू क्या है बहुत छोटी है, देन वी ऑल नो दैट कि दिस कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। आगे भी टर्म आएंगे टेलर एक्सपेंशन में, टेलर सीरीज में, लेकिन वो क्या होंगे हायर पावर ऑफ थीटा होंगे। अगर थीटा बहुत छोटा है तो उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने थीटा की 2 पावर तक यहाँ पर ले लिया। अब ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो तो मेरे पास यहाँ से OA इक्वल टू क्या निकल के आ गया, देखो इसको तो ऐसे रहने दो फिलहाल के लिए, OC का स्क्वायर, या फिर मैं वैल्यू पुट कर दूं OC की जो भी है। देखो ये मेरे पास OC, ध्यान से देखो जो OC है मेरा वो किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास क्या OC है, दिस इज x प्लस आर। जो OC है मेरा वो क्या है x प्लस आर का स्क्वायर है और फिर प्लस AC कितना है मेरा, देखो AC ये है और AC ऑब्वियसली बात है किसके बराबर होगा R के बराबर होगा, तो ये क्या आ गया मेरा R स्क्वायर आ गया, माइनस का ट्वाइस ऑफ OC, अगेन OC ये मेरे पास OC है जो किसके बराबर है, देखो x प्लस R के बराबर है और फिर इंटू CA अगेन किसके बराबर है R के बराबर है, इंटू कॉस थीटा यानी मेरे पास कितना है, देखो यहाँ 1 माइनस का थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज एंड दिस ब्रैकेट क्लोज और होल पावर कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि रूट था मैंने रूट को 1/2 लिख दिया पावर में, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत लिखने में आसान हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ थोड़ा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं OC को फर्दर निकालने को जाऊं तो दिस विल बी इक्वल टू, ये ब्रैकेट है हमारा, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई, तो देखो भाई x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और फिर प्लस का 2xr आ गया ये, और फिर माइनस सॉरी प्लस का कितना आ गया यहाँ पर R स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करो, दिस इज अवर माइनस का कितना आ गया ये 2xr फिर प्लस 2r स्क्वायर और फिर ये पूरा ये आएगा ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज की होल पावर 1/2। ठीक है, आप सीधे ऐसे लिखते जाओगे आगे को, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। ओके, नाउ थोड़ा बहुत और हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर कैलकुलेशन है आप तो भाई, देखो करो कैलकुलेशन, इसको ऐसे रहने दो, ये मेरे पास x स्क्वायर हो गया, ये मेरे पास एक r स्क्वायर आया, r स्क्वायर हो गया। देखो दोनों को अगर मैं थोड़ा बहुत सॉल्व करूँ कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, x स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2x स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, x स्क्वायर तो एक ही है और फिर यहाँ पर प्लस का ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर हो जाएगा, ये दो कट गए मतलब एक साथ हो गए, और फिर प्लस का कितना आ गया ये 2xr हो गया, माइनस का अब इस पूरे को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 2xr माइनस का ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर, फिर इस पूरे को इस माइनस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास कितना प्लस का 2xr थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस का ये आ गया मेरे पास 2r स्क्वायर
थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 1/2। अब जो चीज़ें कट रही हैं फटाफट से हम काट देंगे उनको बिना किसी देरी के। देखो 2r² से मेरा 2r² कैंसिल हो गया, 2xr से 2xr कैंसिल हो गया। जो चीज़ बची है उसको ऐसे ही लिख डालो भैया। देखो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ से, OA इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट यहाँ से मेरे पास एक x² बच गया मेरे भाई। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ और कैंसिल हो रही है। क्या कैंसिल हो रही है? देखो यहाँ 2 से 2 चला जाएगा, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, ठीक हो गया। अगर ये चला गया, ये सब तो कैंसिल हो गया। यहाँ मेरे पास क्या बचा, दोनों से θ² फिर से कॉमन ले लो, तो ये मेरे पास बच गया क्या, प्लस का दिस इज ओवर XR प्लस r² इंटू θ² की होल पावर 1/2, ऐसा कुछ बचा। अब x² बाहर ले आओ, देखो भाई AO x² बाहर आएगा, ऊपर रूट है तो बाहर सिर्फ x बचेगा। ये कितना आ गया इसके अंदर, ये आ गया मेरे पास कितना, 1 प्लस XR प्लस r² दिस इज θ² अपॉन x² की होल पावर 1/2। अब देखो ये जो टर्म है ना ये बहुत छोटा है, बिकॉज θ² इज वेरी वेरी स्मॉल, उसको x² से डिवाइड कर दिया, अगेन इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर मैं यहाँ पर बाइनोमियल लगाऊं तो अगर ये बहुत छोटा है, ये टर्म बहुत छोटा है, तो जो 1/2 सर पे होता है वो सीधे मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो AO विल बी इक्वल टू x इंटू, ये है मेरे पास 1/2, ये 1/2 हो गया, और दिस इज XR। XR कहने का मतलब, इसको एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ से, ये बचेगा r/x और फिर प्लस का ये बचेगा मेरे पास क्या, r² बाई x², ऐसा कुछ बचा है, r² बाई x² एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। पहले छोटा वाला ब्रैकेट फिर बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज, ठीक है। नाउ तो देखो भाई OA विल बी इक्वल टू, अब एक काम करो इस x को अंदर ले जाओ, तो x प्लस का, और ये मेरे पास कितना आ गया, x/2 r/x प्लस r² अपॉन x²। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, मैं बस थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखना चाह रहा हूँ ताकि आगे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ और, θ² यहाँ पर हमेशा रहेगा, θ² और इंटू में क्या आएगा, θ², ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, दोनों जगह। नाउ थोड़ा बहुत और अच्छे से लिखते हैं इसको ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो AO विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये x प्लस, एक काम करो r² बाहर लो और x को अंदर ले जाओ, फायदा होगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना, मैंने r² बाहर ले लिया, r²/2 हो गया। अगर जब r² बाहर लिया तो यहाँ एक ही r है तो 1/r हो जाएगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से तो r² बाहर लिया, बचा कितना, 1/x, और ये मेरे पास कितना बच गया, θ²। ये मेरे पास OA आ गया। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी, उतनी लंबी भी नहीं है, आसान है, कुछ भी नई चीज नहीं हमने सीखी यहाँ पर, सारी पुरानी चीजें हैं। हमने ट्रायंगल देखा, उसमें हमने वेक्टर लॉ की हेल्प से इस चीज को, पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से इस चीज को, इस रिजल्ट तक पहुंचे, इक्वेशन 1 तक पहुंचे। अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, ai' निकाल देंगे। सेम इस तरह से ai' निकालो। अब देखो कैसे निकालोगे। नाउ सेम थिंग करनी है वो किसके लिए, ai' के लिए। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत यहाँ जगह चाहिए, मैं अगले पेज में चले जाऊँ, मेरे ख्याल से यही फायदेमंद रहेगा, या फिर मैं इसी को इस तरह से कर लूँ इधर को। अगर ऐसे हो पाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हो पा रहा है, चलो भैया। अब अगले पेज में, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में देखो, हम क्या करने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं ai'। अब ai' निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल CAI'। देखो कहाँ देख रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल CAI' में देख रहा हूँ। अब इस ट्रायंगल को बनाऊं यहाँ पर तो कुछ ऐसे बनेगा। ये देखो, एक मेरे पास ये है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ऐसा कुछ बनना है ये ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल का यहाँ पर ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये I' पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, I' है, और ये जो एंगल है मेरे भाई ये थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि थोड़ा बहुत आप वेक्टर एडिशन के बारे में जानते हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड किया तो मुझे ये वेक्टर मिला, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, हाँ जी बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, CI वेक्टर, क्या लिख सकता हूँ, CI' वेक्टर
एंड प्लस आई डैश ए वेक्टर इज इक्वल टू सी ए वेक्टर, हाँ या ना? आंसर हाँ। मुझे चाहिए क्या? ए आई ए डैश वेक्टर चाहिए, तो ये आई डैश ए वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सी ए डैश और फिर माइनस कितना आ जाएगा, सी आई डैश आ जाएगा। यानी ये जो मेरे पास क्या है, सी ए है, इस सी ए में क्या ऐड करना है मेरे को, माइनस सी आई डैश ऐड करना है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, सी ए वेक्टर प्लस माइनस का सी आई डैश वेक्टर। अब माइनस का सी आई डैश वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, इसका उल्टा कर दो, ये सी आई डैश वेक्टर है तो ये वेक्टर कौन सा हो गया भाई, माइनस का सी आई डैश वेक्टर। दोनों को जोड़ना है, ऐसे हम जोड़ देंगे, ये जो निकल के आएगा मेरा, ये आई डैश ए के बराबर होगा, ये आई डैश ए के बराबर होगा। अब दोनों को जोड़ना बहुत आसान है, दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, थीटा है। तो अगर मैं यहां से ए आई डैश का मैग्नीट्यूड निकालूं, क्या निकालूं, ए आई डैश का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर प्लस सी आई डैश का स्क्वायर एंड प्लस का 2 इंटू सी ए इंटू कितना आ गया, ये सी आई डैश और इंटू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। बस अब फटाफट से वैल्यूज पुट कर दो, ये वाला अप्रोक्सीमेशन दोबारा लगा दो, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, आपके सामने ये मेरे पास ए आई डैश निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आई डैश ए है, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। अगर खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूं, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब करो फिर कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन हमारे हाथ में है। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, ये देखो भाई, ये आ गया मेरे पास कितना, सी आई डैश इज इक्वल टू, दिस इज अंडर रूट ऑफ, यानी ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, सी ए की वैल्यू कितनी है भाई, सी ए की वैल्यू है आर के बराबर, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस सी आई डैश की वैल्यू किसके बराबर, y माइनस आर के बराबर, किसके बराबर, y माइनस आर के बराबर, तो ये कितना आ गया, y माइनस आर का स्क्वायर आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए की वैल्यू कितनी है, आर के बराबर, सी आई डैश की वैल्यू कितनी है, y माइनस आर के बराबर, और जो कॉस थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, इस पूरे की होल पावर 1/2। ठीक है, ओके। अब है भाई आगे की बातें, देखो छोटा कर देते हैं इसको। चलो भाई आओ, अब इसको सॉल्व करना है हमको, वो डायग्राम उधर चला गया, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि अब हमें इसके साथ खेलना है। करो फिर यहाँ पे स्क्वायर ओपन करो, इधर मल्टीप्लाई करो इसको, तो कितना आ जाएगा, देखो सी आई डैश इज इक्वल टू, हियर वी हैव ए ब्रैकेट, तो ये मेरे पास कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ये आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2yr, और फिर उसके बाद प्लस का, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2ry माइनस का कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, एंड फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई में कितना है भाई, इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई में है मेरे पास कितना, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 की होल पावर 1/2। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो आप लोगों को मैथ्स आती है इतनी, उसको लिख लेना उधर से। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, सी आई डैश इक्वल टू, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, अभी तक तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब क्या करोगे भाई, ये आर स्क्वायर कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर आ गया, एंड प्लस का दिस इज अवर वाई स्क्वायर एंड माइनस का 2yr। अब इसको मल्टीप्लाई करो इधर, पहले इस पूरे को 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2ry माइनस का 2r स्क्वायर, अब इस पूरे का माइनस का थीटा स्क्वायर बाई 2 के साथ, तो कितना बचेगा, देखो अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये r y थीटा स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, ये मेरे पास कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये आया मेरे पास कितना, आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर चला गया,
इससे ये चला गया, ठीक है। अब जो बचा उसको लिखो फिर यहाँ, तो ये मेरे पास सी आई डैश इज इक्वल टू, ये बचा मेरे पास कितना, हियर वी हैव वाई स्क्वायर एंड यहाँ मेरे पास बच गया क्या, आर वाई थीटा स्क्वायर एंड हियर वी हैव प्लस आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर की होल पावर 1/2। ओके, तो ये मेरे पास थोड़ा बहुत और इसको सॉल्व करेंगे हम। एक काम करो, यहाँ से वाई स्क्वायर बाहर ले लो तो सिर्फ वाई बाहर आएगा बिकॉज ऊपर रूट है उसके। तो ये मेरे पास कितना बच गया 1, ये माइनस साइन अगर बाहर लूँगा तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा आर वाई माइनस का आर स्क्वायर अपॉन दिस इज वाई स्क्वायर और बाहर कितना आ गया थीटा स्क्वायर की होल पावर 1/2। अगेन क्या लगा दो यहाँ पर, बाइनोमियल लगा दो, तो ये 1/2 इधर आ जाना है इसने। तो ये सी आई डैश इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस का दिस इज अवर 1/2। अब एक बार y इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो ये मेरे पास कितना बचेगा इधर पर r अपॉन वाई एंड माइनस आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू कितना आ गया थीटा स्क्वायर। ठीक है, सीधे क्या लगा हमने, यूजिंग बाइनोमियल। अब इस y को अंदर ले जाओ भैया, y को अंदर ले गए तो ये मेरे पास सी आई डैश इक्वल टू कितना बच गया, ये दिस इज अवर y माइनस का, अब इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर बाहर ले लेंगे। अगर ऐसा कुछ मैं करने जाऊंगा तो y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आर स्क्वायर बाहर लेना है, तो 1/2 ये आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा मेरे भाई, देखो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा दो, यहाँ छोटा वाला लगा दो, अंदर कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर बाहर लिया है तो अंदर बच जाएगा 1/r और फिर माइनस का y अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है 1/y बच जाना है इधर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाना है, यहाँ थीटा स्क्वायर आ जाना है, ये ब्रैकेट भी हमारा क्लोज हो जाना है। ठीक है, ये हमारा क्या आया, सी आई डैश आया। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे निकालनी है पाथ लेंथ, सॉरी ऑप्टिकल पाथ। मुझे क्या निकालना है भाई, ऑप्टिकल पाथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम इस फिगर पे आएंगे दोबारा से। देखो मुझे इस फिगर में क्या चाहिए, ऑप्टिकल पाथ चाहिए। मुझे क्या चाहिए भैया, ऑप्टिकल पाथ चाहिए। ऑप्टिकल पाथ करने का मतलब ये ज्योमेट्रिकल पाथ है, ये जो ओ ए आई डैश है ये क्या है, हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ है। अगर मुझे ऑप्टिकल पाथ निकालना है तो उसे क्या करना पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ μ2 है। अगर मुझे ऑप्टिकल पाथ चाहिए तो क्या आएगा, μ1 इंटू ओ ए, बात समझ में आ रही है, प्लस μ2 इंटू ए आई डैश। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि ऑप्टिकल पाथ अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो ज्योमेट्रिकल पाथ है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्टिकल पाथ μ1 इंटू ओ ए, और यहाँ ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा, μ2 इंटू ए आई डैश। आओ भाई, अब यही हमें यहाँ करना है। देखो आ जा मेरे भाई, इधर करें। ठीक, थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ, मैं ऊपर रख लेता हूँ क्योंकि मुझे दोनों इक्वेशन चाहिए ना। तो दोनों इक्वेशन अगर मैं एक साथ लिखूंगा, एक साथ दिख जाए तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। आ जाओ भैया, देखो ये ओ ए है। अब मुझे क्या निकालना है, ऑप्टिकल पाथ निकालना है भाई। क्या निकालना है, ऑप्टिकल पाथ निकालना है। जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो किसके बराबर होगा, μ1 इंटू ओ ए, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, μ2 इंटू ए आई डैश के बराबर आ जाएगा। दोनों की वैल्यू मेरे पास है, देखो वहाँ भी है यहाँ भी है, तो अब दोनों की वैल्यू एक काम करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। तो ये मेरे पास क्या आया, ऑप्टिकल पाथ को मैं L बोल दूँ फिलहाल के लिए, तो L इक्वल टू μ1 इंटू कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास है हियर वी हैव ए x आ गया, प्लस ये मेरे पास कितना आया, आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। ये मेरे पास कितना आया, 1/r प्लस 1/x इंटू कितना आ गया, थीटा स्क्वायर आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। फिर प्लस ये मेरे पास कितना आएगा, μ2 आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ए आई डैश आ जाएगा। उसकी वैल्यू वहाँ रखी है, देखो क्या है, y माइनस का 1/2 r स्क्वायर है, और इंटू 1/r माइनस 1/y इंटू
थीटा स्क्वायर और ऐसा कुछ है। ये मेरे पास क्या निकल के आया, ऑप्टिकल पाथ निकल के आया। अब अगर जो ऑप्टिकल पाथ हमने लिया हुआ है वो अगर रियल है, मतलब लाइट अगर उसी पाथ से फॉलो कर रही है, उसी पाथ से जा रही है, तो भाई इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज थीटा ही यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या को थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल भाषा में बोले तो इस ऑप्टिकल पाथ में क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमम होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्मेट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्मेट प्रिंसिपल we know that कि this L must be extremum, this L must be extremum, इसने क्या होना पड़ेगा, एक्सट्रीमम, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। अभी हमें पता नहीं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन हमें पता है कि भाई एक्सट्रीमम होना चाहिए। अब लगा दो भाई कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमम। कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमम क्या होगी कि भाई इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, थीटा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो फिक्स है, इमेज कहाँ है, वो फिक्स है। अब जो मेरे पास कहाँ पर लाइट इंसिडेंट करेगी वो वेरी करेगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इधर जाएं, अगर मैं यहाँ डायग्राम में आपको दिखाऊं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे डायग्राम में कुछ चीज़ें फिक्स हैं। क्या फिक्स है भाई, ओ फिक्स है, आई फिक्स है, ठीक है। नाउ वेरी क्या हो सकता है कि भाई लाइट कभी इस पॉइंट ओ पर इंसिडेंट हुई, कभी यहाँ इंसिडेंट हुई, कभी यहाँ इंसिडेंट हुई, कभी यहाँ इंसिडेंट हुई, तो वेरी कौन करेगा, मेरा ये एंगल थीटा वेरी करेगा। वेरी कौन करेगा, एंगल वेरी करेगा। इसलिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, हमारा थीटा है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो वेरिएबल है इस केस में वो हमारा क्या है भाई, थीटा है। अगर वेरिएबल थीटा है तो अब सारी कैलकुलेशन या बोल सकते डेरिवेटिव होगा, वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अगर मैं डी एल अपॉन डी थीटा निकालूं तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो करो फिर आप, ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या निकाल लेंगे अब हम, डी एल डिवाइडेड बाई डी थीटा निकाल देंगे, डी एल डिवाइडेड बाई डी थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये म्यू वन तो ऐसे रहा बिकॉज कांस्टेंट है, हम मान के चले कि दोनों मीडियम क्या है, यूनिफॉर्म है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, देखो मेरे पास यहाँ पर ये बचेगा आर स्क्वायर इंटू, ये बचेगा यहाँ आर स्क्वायर इंटू 1/r प्लस 1/x इंटू थीटा, ये यहाँ से आया। ऐसे ही यहाँ से क्या बचेगा भाई, एक तो मेरे पास बचेगा प्लस का म्यू 2 बचेगा, दूसरा यहाँ से ये माइनस का आर स्क्वायर बचेगा, इसका 2 थीटा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास क्या, 1/r माइनस का 1/y इंटू कितना आ गया, थीटा, ऐसा कुछ बचा। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, इसने कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब एक काम करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ से थीटा कॉमन है, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये आर स्क्वायर बाहर आ गया दोनों ओर से, थीटा भी बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, देखो म्यू 1 अपॉन आर प्लस म्यू 1 अपॉन में कितना आ गया, एक्स, थीटा बाहर आ गया है मेरा, और फिर ये माइनस है तो माइनस का म्यू 2 अपॉन में कितना आ गया, आर आ गया, और माइनस माइनस प्लस का दिस इज अवर म्यू 2 अपॉन में कितना आ गया, y आ गया, एंड ब्रैकेट के बाहर यहाँ थीटा है, दिस इज इक्वल टू 0, एक किसका हो गया, 0 के हमारे बराबर हो गया। ठीक है भैया, अगर यहाँ तक की कहानी आपको ठीक लग रही है तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाएं या फिर इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लें, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक काम करो, x और y को एक स्थान ले आओ और r को एक स्थान ले आओ, तो मेरे पास क्या बचा, देखो यहाँ से आर स्क्वायर एंड दिस इज इनटू, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो म्यू 1 अपॉन में कितना आ गया, x आ गया, और फिर प्लस का दिस इज अवर म्यू 2 अपॉन में कितना आ गया, y आ गया। उसके बाद क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास प्लस का म्यू 1 अपॉन आर एंड माइनस का म्यू 2 अपॉन आर एंड इनटू में यहाँ थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। यानी अगर ये पाथ एक्सट्रीमम हो तो इस पूरे टर्म ने क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये 0 कब कब हो सकता है, देखो थोड़ा बहुत सोचो, दिमाग लगाओ, ये 0 हो सकता है या तो r 0 हो, r 0 नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होगी। यानी अब 0 या तो इसको होना पड़ेगा या फिर थीटा को 0 होना पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो क्वांटिटी जो ब्रैकेट के अंदर है ये 0 नहीं है, दिस इज नॉट 0, जो क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है वो 0 नहीं है, इफ
अगर मैं ये बोलूं इफ μ1 अपॉन x प्लस का μ2 अपॉन y एंड प्लस का दिस इज अवर μ1 माइनस μ2 अपॉन r इज नॉट इक्वल टू 0, तब तो भाई एक ही केस हो सकता है जिसके लिए पूरा टर्म 0 हो जाए, वो क्या है भाई, देन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, देन थीटा हमारा कितना होगा, 0 होगा, देन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो भाई बताओ रे कैसे इंसिडेंट होगी, रे किस तरह से इंसिडेंट होगी। थीटा इक्वल टू 0 है, देखो पॉइंट ए यहाँ पर था, लाइट ऐसे जा रही थी, ये पॉइंट ओ था, लाइट ऐसे जा रही थी और कहीं यहाँ आई पर मिल रही थी, अभी मैं आई डैश की बात नहीं कर रहा, आई की बात कर रहा हूँ, और यहाँ कहीं पर ये क्या था मेरे पास, सी था, ये एंगल थीटा था। अगर ये थीटा 0 हो इसका मतलब ये पॉइंट एक खिसक के कहाँ आ जाएगा, पॉइंट पी के पास आ जाएगा, यानी अभी लाइट इस पाथ से ट्रेवल कर रही है, लाइट इज मूविंग अलोंग दिस पाथ, यानी जो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है उसी के अलोंग लाइट मूव कर रही है, और लाइट हमारी बिना डेविएट किए सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। तो ये केस कब आएगा, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या करेगी हमारी लाइट, इंसिडेंट करेगी। ठीक, अब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई एक्चुअल में लाइट आई डैश पे नहीं जा रही है, वो कहाँ जा रही थी, आई पे जा रही थी, क्या कोई ऐसा केस भी हो सकता है जिसके लिए लाइट आई डैश पर पहुंचे, हाँ हो सकता है भाई, इस केस के लिए लाइट आई डैश पर पहुंचेगी, यानी इमेज मेरी इस आई पर नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी, आई डैश पर पहुंचेगी, जहां भी हम जाएंगे वहां बनेगी इमेज, जहां पर भी हम पर्दा लगाएंगे, जहां पर भी हम इमेज को देखना चाहेंगे वहां इमेज बनेगी। इस केस में यहां पर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है, यानी इसके आगे भी इमेज बन सकती है। देखो ये जो मेरे पास यहाँ कंडीशन है, कौन सी वाली, जो मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट में जब डायग्राम बनाते समय दिखाया था कि भाई इस डायग्राम में मुझे पता है कि इमेज आई पर बन रही है, मुझे पता है कि जो इमेज है वो आई पर बन रही है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि लाइट कहाँ जा रही है, आई डैश पर जा रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई आई डैश आई के साथ मर्ज कर जाएगा, अगर ऐसा होगा तो नहीं करेगा। क्या ऐसा होता है, हाँ होता है। किस केस में होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और लाइट अलोंग दिस पाथ मूव करेगी और आई डैश तक लाइट पहुंचेगी। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई ये मेरे पास जो पाथ है वो ये है लाइट का, ओ ए आई डैश है, न कि ओ ए आई है। क्या ओ ए आई होगा पाथ, हाँ होगा, आगे हम सीखेंगे। क्या यहां तक लाइट पहुंच सकती है, हाँ पहुंच सकती है। कब, जब लाइट इस तरह से मूव करे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा इसमें केस फर्स्ट हो गया, यानी एक कंडीशन तो ये निकल के आ गई कि जब हमारा ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, एक्सट्रीमम कंडीशन को फॉलो करेगा, वो भी कब, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आई, ओके। नाउ अब इसी में एक दूसरी बात है कि अगर थीटा नॉन जीरो हो, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि थीटा क्या है, नॉन जीरो है, तो उसके लिए भाई एक ही कंडीशन है, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगले वाले केस में मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, देन जो मेरे पास ये टर्म आएगा इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और उस केस में इमेज कहां बनेगी, आई पर बनेगी। उस केस में इमेज कहां बनेगी, आई पर बनेगी, और देन y विल बी रिप्लेस्ड बाय y नॉट। देखो यहां से लेकर यहां डिस्टेंस कितनी थी, आपने डायग्राम में देखना, ये डिस्टेंस कितनी थी, y थी। अब अगर ये 0 नहीं है, 0 ये है, तो भाई इमेज कहां बननी पड़ेगी, आई पर बननी पड़ेगी, और उसके लिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y नॉट हो जाएगा। अब ये यहां पर कंडीशन पुट कर दो, तो इसके लिए मेरे पास क्या होगा, जो μ1 अपॉन x है और प्लस μ2 अपॉन y था, इसको मैंने y नॉट लिख दिया। क्यों y नॉट लिखा, ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा। फिर माइनस का ये मेरे पास कितना होगा, देखो दिस इज अवर, एक मिनट, अगर ये माइनस मैंने यहाँ लिख रखा ना, ये प्लस होगा, ध्यान रखना, ये माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। अगर माइनस साइन बाहर लूंगा तो ये μ2 अपॉन μ1 लिखना पड़ेगा। अगर मैं चलो ले लो यहाँ पर माइनस साइन बाहर लिया तो μ2 माइनस μ1 हो गया, अपॉन में कितना आ जाएगा r, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। इसको कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये कितना होगा भाई, हमारा 0 के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ अब जरा समझना बात को। अब ये कंडीशन निकल के आई, क्या यहाँ हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1 2 कुछ हो गया था, कोई इक्वेशन नहीं बोला मैंने अभी तक, 1 बोल दिया था, इसको 2 बोल दो, कहीं जो दूसरी उसको 2 बोल दिया, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 है।
अब मैं यहाँ पर क्या कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से μ1/x निकालने को जाऊँ या x निकालने को जाऊँ तो कितना आ जाएगा भाई, इसको यहाँ भेज दूंगा तो दिस इज μ2 माइनस μ1 अपॉन में कितना आ गया r, और फिर माइनस का कितना आ गया μ2 अपॉन y0 आ गया। ये कहानी, ये जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है μ1/x वो इतना होता है, ये आगे काम आएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 3a बोल दो, ठीक है। अब जरा समझना बात को। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करते हैं और साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब इसी के अंदर लिखो क्या, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो क्या मैं अगले पेज पर मूव करूँ या इसी से काम चल जाएगा मेरे भाई? यार गड़बड़ हो गई, बड़ा पेज हो गया मैं तो छोटा मोटा होगा। देखो यूजिंग साइन कन्वेंशन, अगर मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज करके चलूंगा, ये मेरे पास यहाँ क्या है, x है, और x क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, और उसको हम बाई कन्वेंशन किससे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x इक्वल टू कितना है, माइनस यू के बराबर है, क्योंकि वो p के लेफ्ट में है। और जो y है या y0 है वो किसके बराबर है, प्लस v के बराबर है। वैसे ही जो r है वो प्लस r के बराबर है, कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो साइन कन्वेंशन क्या है, देखो भाई, यूजिंग साइन कन्वेंशन करो, यूज करो साइन कन्वेंशन का, ठीक है। ये है, इसी में यूज करना है हमको, यूजिंग साइन कन्वेंशन। यूजिंग साइन कन्वेंशन व्हाट वी हैव, x इक्वल टू दे रखा है मेरे को माइनस यू के बराबर, y इक्वल टू दे रखा है या y0 इक्वल टू दे रखा है मेरे को किसके बराबर, प्लस v के बराबर, और जो r है ये दे रखा है मेरे को किसके बराबर, प्लस r के बराबर, जहां कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो μ1 अपॉन माइनस का u प्लस का μ2 अपॉन v, एंड हियर वी हैव माइनस का, दिस इज अवर μ2 माइनस μ1 अपॉन में कितना आया r, दिस इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख दो, तो दिस इज अवर μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। और ये रिलेशन आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। कब पढ़ा है, क्लास 12th में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन वहां आपने इसको प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ, लेकिन यहां हमने इसको प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे काम आएगा आपके बहुत बार, और आगे हम इसको स्नेल्स लॉ की हेल्प से भी प्रूव करेंगे। लेकिन बहरहाल हमने इसको किसकी हेल्प से प्रूव किया, फर्मेट प्रिंसिपल की हेल्प से भाई प्रूव किया, ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं, हमने ये तो देख लिया कि कब हमें एक्सट्रीमम की कंडीशन देखने को मिलेगी, कब कब देखने को मिलेगी, या तो थीटा 0 हो या फिर ये जो टर्म है ये 0 के बराबर हो, जहां से ये फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू 0 नहीं है तो जो रिफ्रैक्शन है उसको गवर्न करने के लिए ये मेरे पास लॉ है, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब सवाल ये है, एक्सट्रीमम तो है, अब सवाल ये है कि वो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। अब ये जानने के लिए क्या करते हैं हम, जो इक्वेशन आ रखी है, जो मेरे पास dy बाई डी एक्स डी एल बाई डी थीटा है, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। अब मुझे बताना है कि जो मेरे पास पाथ होगा, ऑप्टिकल पाथ होगा, वो मेरा मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। अब ये कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है तो वहां पर आपने देखा है कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो मेरे पास एक चीज है, मेरे पास पहले से क्या है, डी एल बाई डी थीटा कितना दे रखा है, अगर मुझे कहीं से दिख जाए, ये है मेरा डी एल बाई डी थीटा, ध्यान से देखो, यही है ना, हाँ जी यही है। देखो क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट के अंदर दिस वन इज μ1 अपॉन में कितना आ गया x प्लस μ2 अपॉन में कितना आ गया y, एंड हियर वी हैव प्लस अंदर कितना आ जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन y, और सबसे बाहर कितना है, थीटा है, थीटा बाहर आ गया। ये मेरे पास क्या है, डी एल बाई डी थीटा है। अब एक काम करेंगे, इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी हम क्या निकाल देंगे, डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर निकाल देंगे। अब बच्चा जानता है आंसर क्या आने वाला है, थीटा का तो 1 हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज ऐसा ही बचेगा। तो μ1 अपॉन एक्स प्लस
म्यू टू अपॉन वाई एंड प्लस का ये आ गया मेरे पास कितना म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन ये वाई नहीं होगा ये आर होगा इधर पर, ठीक है, अपॉन आर, ठीक है, ऐसा कुछ बचा। अब देखना है कि भाई ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब ये कैसे देखेंगे भाई, ये देखने के लिए अब एक काम करो, यहाँ मैंने म्यू वन अपॉन एक्स निकाला था, इसको यहाँ पुट कर दो। ये जो म्यू वन अपॉन एक्स यहाँ पर निकाला ना मैंने, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। देखो ये म्यू वन अपॉन एक्स निकाला है, इधर रख देंगे इसको उठा के। देखो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से डी स्क्वायर एल अपॉन में कितना आ गया डी थीटा स्क्वायर आ गया एंड दिस इज इक्वल टू ये मेरे पास आर स्क्वायर ऐसे ही रहा यहाँ पर। इस पूरे की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो दिस इज अवर म्यू टू माइनस का म्यू वन अपॉन में कितना आया आर माइनस का म्यू टू अपॉन कितना आ गया वाई नॉट और फिर ये पूरी वैल्यू प्लस कितना है ये देखो म्यू टू अपॉन वाई आ गया एंड प्लस का दिस इज म्यू वन माइनस या फिर इसको माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लिया और अंदर कितना बच गया मेरा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आ गया कितना वाई अपॉन में आ गया आर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ठीक है। कुछ टर्म कैंसिल है, देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर एल अपॉन में कितना आ गया डी थीटा स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस इज म्यू टू अपॉन वाई माइनस का म्यू टू अपॉन वाई नॉट, ऐसा कुछ आया। एक बार डायग्राम को देखो, y और y नॉट में से कौन बड़ा है, हमारे डायग्राम में y और y नॉट में से y बड़ा है, y इज ग्रेटर देन y नॉट, y इज ग्रेटर देन y नॉट। अगर y नॉट से बड़ा है, y नॉट से बड़ा है तो ये टर्म कैसा आएगा मेरे भाई, ये टर्म आ जाएगा कैसा मेरा नेगेटिव। और जब जब ये नेगेटिव आता है तब जो मेरे पास L होगा ये कैसा होगा मैक्सिमम होगा, ये कैसा होगा मैक्सिमम होगा, यानी ऑप्टिकल पाथ जो होगा वो एक्सट्रीमम तो होगा। अब एक्सट्रीमम में मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या आया, अगर ये मेरे पास इसका डबल डेरिवेटिव कितना आया नेगेटिव आया, इसका मतलब जो ऑप्टिकल पाथ है वो मैक्सिमम है, यानी लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ के अलोंग टाइम टेकन मैक्सिमम होगा, लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ के अलोंग टाइम टेकन मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखना कि अगर जैसे ही स्फेरिकल सरफेस आई तो स्फेरिकल सरफेस के केस में टाइम टेकन क्या होता है, लाइट के द्वारा जो टाइम टेकन होता है जिस पाथ के अलोंग लाइट ट्रेवल करती है वो मैक्सिमम होता है इन कंपेयर टू देयर उसके जो नेबरिंग पाथ होते हैं उनके कंपेयर में। बात समझ में आ रही कितनी आपको, ओके, इतनी बात समझ में आई। अब देखो समझो, यहीं पर एक और केस हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं इफ y इज इक्वल टू वाई नॉट, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पॉइंट I है और जो पॉइंट I नॉट है हमारे डायग्राम में दोनों कोइंसाइड कर जाए। अगर दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो y इज इक्वल टू वाई नॉट हो जाएगा। जैसे ही y इज इक्वल टू वाई नॉट होगा, देखो यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, बीच में माइनस साइन है, तो ये मेरे पास डी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई डी थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ये जीरो हुआ तो पाथ लेंथ l इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा स्टेशनरी हो जाएगा, पाथ लेंथ l इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टेशनरी। अगर ये स्टेशनरी है इसका मतलब टाइम टेकन भी क्या हो जाएगा स्टेशनरी। यानी अगर मेरे पास इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस है यूं करके, यहाँ ये पॉइंट O है और यहाँ से एक लाइट निकल रही है और पॉइंट I पर पहुँच रही है और ये कंडीशन हमने वहाँ पर लगाई है, तो भाई वो चाहे A से आए और पॉइंट O से कोई दूसरी रे आए, B पर वो इंसिडेंट हो या फिर यहाँ से कोई रे आए C पर वो इंसिडेंट हो, हर लाइट क्या करेगी पॉइंट I तक पहुँचने में सेम टाइम लेगी। वो होगा टाइम तो मैक्सिमम, लेकिन टाइम क्या होगा सबके लिए सेम होगा, स्टेशनरी होगा, बिकॉज ऑप्टिकल जो पाथ है वो स्टेशनरी है, तो अपने आप ही टाइम भी क्या हो जाता है स्टेशनरी हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक कर्व सरफेस से लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, उस रिफ्लेक्शन को गवर्न करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ होता है वो हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो ये क्या था, एक लेक्चर था रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आपको लगता है कि ये लेक्चर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।